स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। आज हम बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो केमिकली हम लोग मैटर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो जानते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। They have fixed composition and their constituent cannot be separated by physical method। ठीक है, यानी ऐसे सब्सटेंस जिनका एक पर्टिकुलर फिक्स्ड कंपोजिशन होता है और जिनको आप फिजिकल मेथड से एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात करें तो इसमें सिर्फ ओनली गोल्ड एटम ही होंगे। ठीक है, EU एटम ही होंगे। सिल्वर की बात करें तो उसमें ओनली सिल्वर एटम ही होंगे। वाटर बात करें H2O, तो H2O में जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर 1:8 के रेशियो में, एक फिक्स रेशियो में ही अरेंज होते हैं। चाहे वाटर आप किसी भी मेथड या किसी भी सोर्स से फाइंड आउट करें, चाहे वो कुएं का पानी हो, चाहे हैंडपैप का हो, चाहे तालाब का हो, कहीं का भी हो, तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। इसलिए वाटर क्या है आपका, एक प्योर सब्सटेंस। अगर हम बात करें, आप कहेंगे मिल्क प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, बट मिल्क प्योर सब्सटेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मिल्क जो है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, बेसिकली वाटर और फैट। ठीक है, और जैसे कि आप जानते हैं अगर हम गाय का दूध लें, भैंस का दूध लें, अलग अलग मतलब कि जानवरों एनिमल्स का अगर हम मिल्क यूज़ करें तो आप क्या देखेंगे, उसमें फ़ैट और वाटर का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, वाटर और फैट की क्वांटिटी का परसेंटेज रेशियो अलग अलग होता है, किसी में कम है फैट, किसी में फ़ैट ज़्यादा है। ठीक है, और मिल्क से फ़ैट को आप फिजिकली मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, इसलिए मिल्क क्या होगा, आपका इम्प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें प्रेजेंट कंपोनेंट का एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, ठीक है, और जिनको आप फिजिकली मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग नाम देते हैं प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे प्योर सब्सटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में। प्योर सब्सटेंस को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को सबसे पहले हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ठीक है, तो जानते हैं एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी पार्टिकल्स प्लेस्ड हैं वो सभी क्या हैं, आपके एलिमेंट। तो हम लोग उनको जानें कैसे कि वो जो आपके सब्सटेंस है वो वही एलिमेंट है। तो क्या कहा गया है एलिमेंट के बारे में, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, दैट इज दे कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंस आइदर बाय फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप पे, एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बने हों और जिनको आप फिजिकल या केमिकल मेथड से सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक ना कर सकें, ऐसे सब्सटेंस आपके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, डायमंड आप किस कैटेगरी में आता है, एक एलिमेंट कैटेगरी में आता है। क्यों? तो डायमंड आपका जो है वो सिर्फ कार्बन एटम से ही मिलकर बना होता है, कार्बन के अलावा उसमें कोई अदर कंपोनेंट नहीं होते। इस तरह से ग्रेफाइट जो है वो भी एक एलोट्रॉप है, ठीक है, कार्बन का, और ओनली कार्बन एटम से मिलकर के ही बना है। इसलिए डायमंड और ग्रेफाइट को भी हम लोग एलिमेंट की कैटेगरी में लाते हैं। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस सबसे पहले जाना हमने एलिमेंट के बारे में। अब हम एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर फर्दर क्लासिफाइड करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो एलिमेंट को हम लोग फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। तो सबसे पहले जानेंगे मेटल के बारे में। मेटल क्या है? तो मेटल होने के लिए किसी सब्सटेंस में कुछ प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी मेटल आर दोज एलिमेंट विच पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। नंबर 1, जनरली दे आर सॉलिड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ठीक है, ऑर्डिनरी कंडीशन मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर
ये किस स्टेट में पाए जाएंगे? सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। कुछ एक्सेप्शनल केस है जैसे कि मरकरी आपका मेटल है बट किस स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट में। सेकंड क्या है? दे पजेज हाई डेंसिटी एंड लस्चरस इन नेचर। इनकी डेंसिटी हाई होनी चाहिए क्योंकि ये सॉलिड होते हैं, क्योंकि इसमें पर यूनिट नंबर ऑफ जो एटम होंगे वो क्या होंगे? बहुत पास होंगे, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। तो जब पर एरिया पर वॉल्यूम नंबर ऑफ एटम क्या होंगे? पास आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इनकी डेंसिटी क्या होगी? हाई हो जाएगी। साथ ही ये लस्चरस इन नेचर होते हैं। लस्चरस मतलब हर एलिमेंट में एक पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप ऑफ शाइनिंग पाई जाती है, जैसे कि गोल्ड में येलो कलर की, सिल्वर में वाइट कलर की, ठीक है, और सोडियम में ग्रे कलर की। ये अलग टाइप की क्या शो करते हैं? लस्चरस यानी शाइनिंग रखते हैं। फिर थर्ड कहता है दे आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये मैलिएबल होने चाहिए, डक्टाइल होने चाहिए और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने चाहिए। मैलिएबल मतलब इनकी हम सीट क्रिएट कर सके, मतलब इनको ठोक पीट के एक पतली चादर के फॉर्म में, एक सीट के फॉर्म में क्या कर सके? कन्वर्ट कर सके, यानी मैलिएबल हो। डक्टाइल मतलब इनकी हम वायर में कन्वर्ट कर सके। जैसे आप देखते हैं वायर हमारी या तो कॉपर की है, ठीक है, या तो आपकी आयरन की है, ठीक है, तो इनकी वायर को इनको वायर में कन्वर्ट करा जा सकता है। ये मैलिएबल होते हैं, इनको पतली थिन शीट के फॉर्म में कन्वर्ट करा जा सकता है। साथ ही ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ठीक है। कुछ जैसे सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वहीं लेड जो है वो पुअरेस्ट कंडक्टर होता है किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। साथ ही ये हीट के भी अच्छे क्या होने चाहिए? कंडक्टर होने चाहिए। इनसे अगर हीट हम फ्लो करें तो आसानी से इनसे हीट फ्लो हो जानी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? दे फॉर्म कैटायन ईजिली बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल में एक अच्छी प्रॉपर्टी ये होती है कि हमेशा ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं, मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन ईजिली निकाल सकते हैं। और जैसा कि जानते हैं आप, इलेक्ट्रॉन का लॉस करने वाले एलिमेंट को, ठीक है, के ऊपर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी दे फॉर्म कैटायन ईजिली बाय रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटल में जो खास प्रॉपर्टी होती है, जो कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते, जो हमेशा क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं। तो अगर किसी भी सब्सटेंस में ये सारी प्रॉपर्टी पाई जाएगी, ठीक है, तो वो एलिमेंट आपका किस कैटेगरी में आएगा? मेटल की कैटेगरी में आता है। फिर हम बात करेंगे इस एलिमेंट के सेकंड पार्ट, जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट विच पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? नंबर 1, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ये ब्रिटल होने चाहिए। ब्रिटल मतलब अगर हम इनको किसी चीज़ से ठोके या पीटे तो ये क्या हो जाना चाहिए? चूर चूर हो जाने चाहिए, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाने चाहिए। तो हम बोल लेंगे ये क्या है? ब्रिटल इन नेचर है। जैसे वुड, कोयला, चारकोल, इनको अगर आप किसी चीज़ से ठोकें तो ये क्या हो जाते हैं? चूर चूर हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। फिर क्या है? दे आर नॉन लस्टरस। ये नॉन लस्टरस होने चाहिए, मतलब इनमें कोई डिफरेंट टाइप ऑफ शाइनिंग नहीं होनी चाहिए। पहले बस शाइनिंग होनी नहीं चाहिए, और शाइनिंग हो भी तो कोई डिफरेंट टाइप ऑफ शाइनिंग नहीं हो जैसा कि मेटल में पाई जा रही थी। बट एक एक्सेप्शनल केस इसमें भी आता है, वो क्या है आपका? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसमें आपकी वायलेट कलर की शाइनिंग पाई जाती है। दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। बट यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है आपका? डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी ये लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स या अबव इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये नॉन मेटल होते हुए भी हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है, यानी ये इसका क्या है? एक्सेप्शनल केस है। फिर क्या है? दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये इलेक्ट्रिसिटी क्या होनी चाहिए? नॉन कंडक्टर होनी चाहिए, मतलब इनसे होकर के इलेक्ट्रिसिटी या हीट को हम फ्लो ना कर सके, ठीक है। फिर भी यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, या तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या तो उसमें फ्री आयन होने चाहिए। तो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इसका रीज़न है कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं कि ग्रेफाइट आपका कार्बन का एलोट्रॉप है। अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को समझेंगे, जो कि हमारे आगे सिलेबस में आएगा, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कार्बन
की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, यानी कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। और ग्रेफाइट केस में ये 4 में से सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बना पाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, फ्री स्टेट में रहता है, ठीक है, मतलब वो मूवमेंट कर सकता है। अब मूवमेंट कर सकेगा इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकते हैं, जबकि अदर नॉन मेटल में ऐसा नहीं होता। उसमें जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या जो आयन होते हैं वो क्या होते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में पाए जाते हैं, आपस में बंधे हुए होते हैं, इसलिए उनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम बात करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड पार्ट क्या है आपका, मेटलाइट। मेटलाइट मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना तो कम्प्लीटली मेटल कैटेगरी में आते हैं, ना तो कम्प्लीटली नॉन मेटल। मतलब ये कह सकते हैं कि जो बोथ प्रॉपर्टी रखें, मेटल की भी रखें और नॉन मेटल की भी रखें, तो उन्हें हम क्या नाम दे देंगे, मेटलाइट। यानी सम एलिमेंट्स डू नॉट फिट कम्प्लीटली इनटू आइदर क्लास, दीज possess some properties of metals and some properties of non-metals and thus are called metalite। इनमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल की भी पाई जाती है, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की पाई जाती है, ठीक है। दोनों की प्रॉपर्टी पोजेस करते हैं, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे करते हैं, इसलिए इनको नाम देते हैं हम लोग मेटलाइड, या इनको हम लोग सेमी मेटल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, टेलुरियम, ये सभी आप किस में आ जाते हैं, मेटलाइड में आते हैं। इसको कुछ हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, सिलिकॉन यानी इसको हम लोग किसे लिखते हैं, SI से। एटॉमिक नंबर कितना होता है सिलिकॉन का, 14। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,4। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सिलिकॉन आपका एक एलिमेंट है, और इसका मतलब इसमें सिर्फ सिलिकॉन एटम ही होंगे। तो जब मतलब जो सिलिकॉन का एक आप स्पीसीज फॉर्म करोगे उसमें सिलिकॉन एटम ही होंगे इस तरह से, और हर सिलिकॉन का आउटर मोस्ट शेल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो सिलिकॉन आपके प्योर फॉर्म में होता है, सिलिकॉन जब प्योर फॉर्म में होता है तो आप क्या देखते हैं, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, बॉन्ड कर जाएंगे। यानी 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे सिलिकॉन एटम से क्या कर गए, बॉन्ड कर गए। ऐसा होने पे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री बचा नहीं बचा। इसका मतलब जब ये सिलिकॉन प्योर फॉर्म में होगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज अ नॉन मेटल। अब इसी में अगर हम किसी अदर एलिमेंट की इम्प्योरिटी को क्या कर दे, मिक्स कर दे, तो जैसे हमने इसमें फास्फोरस को ऐड कर लिया, तो फास्फोरस एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 15 होता है, 2,8,5। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। तो अगर हम इसमें फास्फोरस की इम्प्योरिटी को मिक्स कर लें, मतलब एक सिलिकॉन को हमने यहाँ से हटाया और यहाँ पर क्या लगा लिया, फास्फोरस को यहाँ पर मिला लिया, तो फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन में से कितने बॉन्ड हो पाएंगे, 4 बॉन्ड हो पाएंगे, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं अदर जो एटम यहाँ पर हैं, और एक इलेक्ट्रॉन क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन पूरे में क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करेगा। मतलब जब सिलिकॉन आपके प्योर फॉर्म में होगा तो कैसे बिहेव करेगा, एज अ नॉन मेटल, और जब ये इम्प्योर फॉर्म में होगा तो किसी तरह बिहेव करेगा, एज अ मेटल। मतलब इनमें दोनों प्रॉपर्टी पाई जा रही है बट एक पर्टिकुलर कंडीशन पर, इसलिए इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, मेटलाइड या सेमी मेटल, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर बताएगी, सम एलिमेंट डू नॉट फिट कम्प्लीटली into either class, these possess some property of metal and some property of non-metal and thus are called metalloid or semi metal, ठीक है। अब चलते हैं, हमने जाना एलिमेंट के फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट एलिमेंट के, जिसमें हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ठीक है। तो हमने जैसे जाना प्योर सब्सटेंस में, हमने सबसे पहले इसको एलिमेंट में डिवाइड करा था, और दूसरा क्या था आपका, कंपाउंड। तो एलिमेंट और उसके पार्ट को जाना। अब हम सेकंड प्योर स्टेट के बारे में जानते हैं, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपाउंड। चलिए जानते हैं कंपाउंड के बारे में, ठीक। यानी कंपाउंड आर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट यूनाइटेड केमिकली इन डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, ठीक है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड वो सब्सटेंस हैं जो 2 और मोर एलिमेंट के साथ मिलकर के बने होते हैं केमिकली एक डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, जिनमें उन एलिमेंट का एक मास, जो मास का प्रोपोर्शन होता है, मास का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। जैसे हम बात करें H2O, तो H2O में आप क्या देखोगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन कितना हो गया आपका बेटा, 2। ऑक्सीजन कितना होता है, 16, तो 2:16 यानी 1:8। ऐसे ही आप देखेंगे CO2 में, CO2 में कार्बन कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, 16, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने, 2, तो कितना होगा, 32। तो यहाँ पर जब रेशियो निकालोगे तो 12:32 यानी कि कितना आ गया आपका, 3:8, ठीक है। इसी तरह से अमोनिया में, NH3 में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या है, पर्टिकुलर फिक्स रेशियो है। तो मतलब कंपाउंड ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं या ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो 2 और मोर एलिमेंट के केमिकली कॉम्बिनेशन से बनते हैं
और जिसमें उन एलिमेंट का जो मास रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। अगर ऐसा है तो उसे हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, कंपाउंड। ठीक है, जो सब्सटेंस आप किसी भी मेथड किसी भी सोर्स से कैसे फाइंड आउट करो, इनमें जो एलिमेंट हैं उनका मास रेशियो क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या नाम देते हैं, कंपाउंड। तो हमने जाना प्योर स्टेट के दो पार्ट कौन कौन से, एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट के पार्ट के बारे में जान लिया। ठीक, अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट जिसको हम लोग नाम देते हैं मिक्सचर, जिसको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। तो मिक्सचर क्या होते हैं, टू और मोर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो टू गिव मिक्सचर। कोई भी दो सब्सटेंस लो और उनको किसी भी रेशियो में आप मिक्स कर लो, कोई पर्टिकुलर फिक्स रेशियो, कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है, वो किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी रेशियो में आप उनको मिक्स कर लो, मिक्स करने पर जो सब्सटेंस आपको मिलेगा उसे हम लोग क्या नाम देने लगे, मिक्सचर। जैसे एयर में क्या होता है, बहुत सारी गैसेज है और हर गैसेज का रेशियो क्या होता है, चेंज भी हो रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकुलर फिक्स रेशियो नहीं है वहाँ पर। मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, फैट और वाटर का कोई फिक्स रेशियो नहीं है। ठीक है, मतलब फैट अगर कम हो जाए, मिल्क वाटर अगर ज़्यादा हो जाए तो ऐसा तो है नहीं कि वो मिल्क नहीं रहेगा, मिल्क रहेगा। ठीक, इसी तरह से टी आपका हो गया। ठीक है, टी में हर चीज़ रेशियो होती है, तो अलग अलग सब्सटेंस होता है, चीनी होता है, दूध होता है, पानी होता है, ठीक, चाय पत्ती होती है, हर चीज़ होता है। इनका कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स रेशियो तो है नहीं, आप किसी भी रेशियो में मिला लो, बनने वाला सब्सटेंस आपका टी होगा, मिल्क होगा, ठीक, या एयर होगा। तो ऐसा अगर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आप किसी भी रेशियो में मिला लें तो मिक्स करने पर जो सब्सटेंस आपको प्राप्त होगा, जो सब्सटेंस आपको मिलेगा, उसे हम लोग क्या नाम देने लगते हैं, मिक्सचर। ठीक है, अब यहाँ पर मिक्सचर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से पार्ट, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस दो वर्ड है, होमो मतलब सेम, जीनियस मतलब पार्ट। ठीक है, मतलब जिनमें जो दो कंपोनेंट आपस में मिक्स होंगे वो क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, सेम अवस्था में। तो सेम फेज में अगर मिक्सचर बने तो उसे हम लोग नाम दे देंगे होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कह सकते हैं इन अ होमोजीनियस मिक्सचर द कंपोनेंट कंप्लीटली मिक्स्ड विथ ईच अदर एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, इसमें जैसे आपने बात करा शुगर और वाटर। ठीक है, तो शुगर को अगर हम वाटर में मिला ले तो क्या देखेंगे, वाटर और शुगर पार्टिकल का साइज़ क्या हो गया, सेम हो गया, मतलब दोनों कंपोनेंट सेम फेज में आ गए। ठीक है, यानी वाटर आपका लिक्विड था, शुगर आपका सॉलिड था, बट जैसे ही आपने उसको आपस में मिक्स करा, अब वाटर जो शुगर था वो सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा, किस फॉर्म में चला गया, वाटर के साथ मिक्स होकर के दोनों के फेस क्या हो गए, सेम हो गया। तो इसलिए शुगर और वाटर का मिक्सचर क्या हो गया, आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। ठीक है, इस तरह से एयर में आप क्या देखते हैं, बहुत सारी गैसेज है, मगर सभी गैसेज आपको मतलब कि कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन आपको दूसरी तरह की दिखाई देगी, अमोनिया दूसरी तरह दिखाई देगी, CO2 दूसरी तरह से दिखाई देगी, हमें पूरा का पूरा एक जैसा समझ में आता है। ठीक है, तो एयर में हो गया, ग्लास हो गया, ग्लास भी आप जानते हैं अलग अलग मटेरियल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। बेसिकली जो ग्लास होता है वो सिलिका, SiO2 जिसको हम लोग रेत या बालू कहते हैं उसका बनता है। एलॉयज़, बहुत सारे एलॉयज़, जैसे ब्रास हो गया, है ना, तो ब्रास भी आप क्या देखते हो, दो अलग अलग कंपोनेंट से मिलकर बनता है। बट अगर आप ब्रास को देखो तो आपको क्या दिखेगा, पूरा एक ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कोई इसमें दो मेटल मिले हुए हैं तो वो अलग अलग है, वो पूरा क्या दिखाई देगा, एक ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरह से वाटर एंड शुगर सॉल्यूशन। फिर सेकंड पार्ट इसका क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब डिफरेंट, जीनियस मतलब फेज या पार्ट। अगर दो डिफरेंट फेज आपको अलग अलग दिखाई दे, ठीक, जैसे कि अगर हम वाटर में थोड़ी सी सैंड को मिला लो तो हमें सैंड के पार्टिकल अलग दिखाई देंगे, वाटर अलग दिखाई देंगे, मतलब दो अलग अलग फेज हमें दिखाई दे रहे हैं कब, जब हमने इनको आपस में मिक्स करा। तो मिक्सर तो बना, बट मिक्सर कैसा बना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना। यानी कह सकते हैं इन अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड सम टाइम द डिफरेंट कंपोनेंट कैन बी ऑब्जर्व। ठीक है, एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं और दोनों जो फेज़ हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क भी आपका, जिससे आप कहेंगे मिल्क का तो होमोजीनियस होना चाहिए, बड़ा ऐसा नहीं है। मिल्क में जो आपका होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखें या माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो आप क्या दिखाएगा, वाटर में जो है वो फैट पूरा अलग अलग तैरते हुए दिखाई देगा। ठीक है, नॉर्मली भी आप अगर ध्यान से देखें तो आप क्या लगता है, सिर्फ पानी और पानी के ऊपर क्या तैर रहा है, फैट हल्की हल्की ड्रॉप्स की फॉर्म में दिखाई देता है। तो मिल्क भी आपका क्या है, हेट्रोजीनियस है। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर और सॉल्ट को मिला लो, शुगर पार्टिकल अलग दिखाई देंगे, सॉल्ट के अलग दिखाई देंगे। इस तरह से ग्रेन्स एंड पल्स, अनाज हो गया, ठीक है, और आपका दालें हो गई, इनको आपस में मिला लो तो वो आपको क्या दिखाई देगा, अलग अलग दिखाई देगा। मतलब अगर दो कंपोनेंट को आप मिलाओ और मिलाने पर वो आपस में कम्प्लीटली मिक्स हो जाए, मतलब आप उनमें डिफ्रेंशिएट ना कर सको,
कि हमने दो कंपोनेंट कौन कौन से मिलाए। तो हम लोग क्या नाम देंगे, होमोजीनियस। अगर दो कंपोनेंट को आप मिलाओ और मिलाने पर वो जो दोनों कंपोनेंट आपको अलग अलग दिखाई दे, यानी दोनों के हमें फेज़ क्या हो, अलग अलग दिखाई दे, तो हम लोग क्या नाम दे देंगे, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो आज हमने जाना केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है, और उनके पार्ट के बारे में। ठीक, हम नेक्स्ट टर्म पे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही।